हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERF फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे ब्रेन मैप का। जैसे कि आप जानते हैं कि हर चैप्टर का हम लोग का ब्रेन मैप पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। आखिर ये ब्रेन मैप होता क्या है, तो आपको बताना चाहेंगे कि ये ब्रेन मैप जो होता है एक शॉर्ट तरीका होता है पूरा इस चैप्टर को, मतलब एक निगाह में हम लोग पूरा पढ़ लेते हैं, सरसरी निगाह से समझ लेते हैं। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि एक शॉर्ट तरीका है रिवीजन करने का। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर का, जो ब्रेन मैप में जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस सभी टॉपिक को रिवीजन करेंगे। मीन्स जो भी हम लोग क्लास में हम लोग पढ़े हैं डेफिनीशन या उससे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के, वो सारे क्वेश्चन आज ये कवर करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि उनका भी ये रिवीजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पहला चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इसमें 3 टॉपिक हैं, विद्युत आवेश है, विद्युत क्षेत्र है और गॉस का नियम है। तो तीनों के बारे में डिटेल आज हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन मीन्स उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्थिर वैद्युति का। तो आप जानते हैं बाबू स्थिर वैद्युति क्या होता है। स्थिर वैद्युति में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि स्थिर वैद्युति किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विराम अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम स्थिर वैद्युति कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विराम अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युति कहलाता है। अब सवाल ये कि स्थिर वैद्युति कहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारा इसका उपयोग है, लेकिन एग्जाम में 2 नंबर में पूछ देता है तो हम लोग कहेंगे 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसका 2 उपयोग लिख सकते हैं। सबसे पहला छाया प्रति बनाने का यंत्र। छाया प्रति का मतलब होता है फोटोकॉपी मशीन, जिसे जीरोक्स मशीन के भी नाम से आप लोग जानते होंगे। तो वो मशीन जो होता है वो स्थिर वैद्युति के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूसरा पेंटों का स्प्रे तथा पाउडर की परत। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई पुराना गाड़ी हो रहता है, उसको नया बनाना होता है तो उस पर पेंट का स्प्रे किया जाता है, पाउडर की परत चढ़ाई जाती है। दीवार पे पेंट करना हो, मूर्ति को पेंट करना हो, पाउडर की परत चढ़ाना होता है तो एक यंत्र से हम लोग पेंट उस पर चढ़ाते हैं। वो यंत्र जो होता है स्थिर वैद्युति के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये इसका उपयोग हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले विद्युत आवेश। इसके सबसे पहला टॉपिक है विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश किसे कहेंगे? तो कहेंगे बाबू विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जो जिसके कारण किसी पदार्थ में विद्युत तथा उससे प्रभाव उत्पन्न कर देता है। विद्युत आवेश किसे कहेंगे? विद्युत आवेश वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित प्रभाव उत्पन्न कर देता है, उसी को विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है और इसका सीजीएस मात्रक जो होता है स्थित कूलाम होता है। विद्युत आवेश का विमीय सूत्र जो होता है वो 80 होता है और अगर 1 कूलाम को परिभाषित करना हो तो 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। याद रखिएगा, यानी कि जब किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश की मात्रा 1 कूलम कहलाती है। तो ये 1 कूलम का परिभाषा हम कह सकते हैं। देखिए ये रिवीजन क्लास है और इसका डिटेल वीडियो आपको मेरे प्ले ग्रुप में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए रिवीजन थोड़ा सा फास्ट होता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक होता है। और विद्युत आवेश का जब भी हम लोग यूज करते हैं मात्रक तो छोटे रूप में यूज करते हैं। अगर छोटे मात्रक की बात करें तो माइक्रो कूलम होता है। 1 माइक्रो कूलम का वैल्यू होता है 10 का पावर माइनस 6 कूलम। अगर 1 माइक्रो कूलम की बात करें तो 10 का पावर माइनस 12 कूलम की बात हो जाती है। यानी और 1 नैनो कूलम की बात करेंगे बाबू तो 10 का पावर माइनस 9 कूलम हो जाता है। पिको कूलम की बात करेंगे तो 10 का पावर माइनस 12 कूलम हो जाता है। तो ये सब छोटे मात्रक होता है। ज़्यादातर हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, सॉल्व करते हैं तो उसमें यही सब वैल्यू दिया रहता है।
एक कूलम में 3 × 10 का पावर 9 EACU होता है। EACU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट होता है। और एक EACU की बात करें कि एक EACU में कितने कूलम होते हैं, तो कहेंगे 1/3 × 10⁻⁹ कूलम होता है। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव में हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये ब्रेन मैप से आपको 2 चीज़ें कवर हो जाएंगी, एक ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन, ये याद रखिएगा। और थ्योरी के लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, थ्योरी के लिए स्पेशल। क्वांटम विद्युत आवेश EACU में क्वांटम जो होता है वो नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और इसको EACU मतलब छोटे मात्रक के रूप में अगर हमको बताना होगा कि कितना होता है, यानी कि हम इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट में अगर हम इसका वैल्यू बताएं तो याद रखिएगा 4.78 × 10 का पावर -10 होता है। क्वांटम ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब बात करते हैं क्वेंडिस का नियम क्या होता है। तो क्वेंडिस का नियम हम कहेंगे जब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इस प्रकार के आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो नियम होता है उसे ही क्वेंडिस का नियम कहते हैं। ये क्वेंडिस ने ही बताया था, इसलिए उनके नाम पर क्वेंडिस का नियम रखा गया। और एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो याद रखिएगा 6.25 × 10⁻18। एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितना होता है बाबू, 6.25 × 10⁻18 कूलम 18 होता है। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसे आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश के गुण। विद्युत आवेश के गुण क्या होता है? ऐसे तो बहुत सारे विद्युत आवेश के गुण होते हैं, सब करके पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा तो कम से कम 2 पॉइंट्स जरूर आप लोग लिखिएगा। तो विद्युत आवेश के 2 मूल गुण, सबसे पहला गुण विद्युत आवेश के क्वांटमीकृत होता है। क्वांटमीकृत आगे हम डेफिनेशन बताएंगे, यानी कि Q ± NE, Q ± NE, इसी को बोलते हैं विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण। दूसरा है विद्युत आवेश का संरक्षण होना, यानी कि विद्युत आवेश हमेशा संरक्षित रहती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये भी विद्युत आवेश के 2 गुण हैं। ऐसे विद्युत आवेश की योज्यता भी ये विद्युत आवेश के गुण ही है। विद्युत आवेश की योज्यता किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे किसी विशाल वस्तु पर, विशाल वस्तु का मतलब होता है, मान लिया कि बाबू ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इसके विभिन्न भागों में कहीं -Q, कहीं +Q, कभी -Q, तो विभिन्न भागों में उपस्थित इन कुल आवेशों के युग्म को ही, आवेशों के योग को ही, योग मतलब जोड़ ना, इन आवेशों को सब जोड़ने के बाद जो आवेश आता है उसी को विद्युत आवेश की योज्यता कहते हैं। तो कहेंगे विद्युत आवेश की योज्यता में कि किसी विशाल वस्तु पर कुल आवेशों का मान वस्तु के विभिन्न भागों में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग को ही विद्युत आवेश की योज्यता कहते हैं। योज्यता का मतलब होता है सभी आवेश को जोड़ देना। तो अगर हम जोड़ते हैं तो बाबू जोड़ने पर अगर हमारा प्लस में आता है, अगर प्लस में आता है तो हम समझेंगे कि वस्तु धनावेशित है ना। जोड़ने के बाद मान लिया कि आवेश जोड़ें और आवेश जोड़ने के बाद अगर हमारा प्लस में आया तो कहेंगे कि यह वस्तु कैसा है, तो वो धनावेशित वस्तु है। अगर जोड़ने के बाद अगर वस्तु का कुल आवेश माइनस में आए तो कहेंगे वस्तु कैसा है, तो कहेंगे वस्तु ऋणावेशित है। अगर जोड़ने के बाद अगर कुल आवेश का मान अगर 0 हो तब कहेंगे कि वस्तु कैसा है, तो कहेंगे वस्तु उदासीन है। याद रखिएगा, धनावेशित वस्तु कब होगा, जब वस्तु को जोड़ते हैं और धनात्मक के रूप में आए तब यह वस्तु धनावेशित होगा। लेकिन जोड़ने के बाद अगर इसका कुल आवेश का मान ऋणात्मक में आए तो कहेंगे वस्तु ऋणावेशित है। जोड़ने के बाद अगर कुल आवेश का मान अगर 0 हो जाए तो समझेंगे कि ये वस्तु जो है वो उदासीन है। तो यहाँ पर हो गया, किसी वस्तु का कुल योग 0 हो तो उदासीन वस्तु कहलाती है। आवेश का संरक्षण क्या कहलाते हैं, ये भी विद्युत आवेश का गुण है, याद रखिएगा। आवेश का संरक्षण का मतलब होता है आवेश हमेशा नियत रहना, यानी कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित कर सकते हैं, इसी को आवेश का संरक्षण कहते हैं।
और नेक्स्ट गुण है, ये भी आवेश के गुण हैं। पूछ देता है आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में पूछ देगा। आवेश का संरक्षण किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर में पूछ देगा। आवेश, विद्युत आवेश की योजना किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर में पूछ देगा। मतलब ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के रूप में आ सकता है, या आवेश के मूल गुण के रूप में पूछेगा तो आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए, विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण अगर आपको बताना होगा तो कहेंगे Q बराबर प्लस माइनस एन। अगर आपको याद है तो समझिएगा कि विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण का परिभाषा आपको याद हो जाएगा। कहेंगे बाबू, क्वांटमीकरण विद्युत आवेश का वह गुण है, क्वांटमीकरण विद्युत आवेश का वह गुण है जो बताता है कि किसी वस्तु पर कुल आवेश का मान उसके मूल आवेश स्मॉल e के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन, जहाँ n जो होता है संख्या है और e जो है वो मूल आवेश है। और इस मूल आवेश का मान जो होता है बाबू 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये प्लस माइनस 1.6 गुणे 10 का पावर माइनस 19 कूलम याद रखिएगा। तो ये था विद्युत आवेश के गुण हम लोग पढ़ लिए। अब बात करते हैं पदार्थ की प्रकृति। तो ध्यान से समझिएगा, पदार्थ की जो प्रकृति होता है वो या तो मीन्स चालक हो सकता है, या तो कुचालक हो सकता है, या तो अर्धचालक हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं चालक की, तो हम कहेंगे ऐसा पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाए, ऐसा पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाए चालक कहलाते हैं। और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी होता है, याद रखिएगा। सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी होता है। ऐसे तो जितने भी तत्व होते हैं, धातु होते हैं, वो सभी धातुएं जो होते हैं वो चालक में होते हैं, एक्सेप्शन अगर छोड़ देते हैं। अब विद्युत रोधी की बात करते हैं तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कि ऐसा पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से न हो वो विद्युत रोधी कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। जैसे जितने भी लकड़ी हो गया, कागज हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये सब विद्युत रोधी होते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो नगण्य होती है। और अर्धचालक की बात करें तो ऐसा पदार्थ जिनमें चालकता का गुण चालक और कुचालक के बीच में हो, यानी कि जिस पदार्थ में चालक और कुचालक के बीच में उसकी इलेक्ट्रॉन का मान हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो, तो ऐसे पदार्थ को हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक का तात्पर्य है न तो अधिक रूप से चालक हो और न अधिक रूप से कुचालक हो, यानी कि चालक और कुचालक के मध्य हो। ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं, जैसे जर्मेनियम हो गया और सिलिकॉन हो गया। तो ये हो गया हमारा पदार्थ की प्रकृति। अब बात करते हैं बाबू कूलाम का नियम। कूलाम का नियम किसे कहते हैं, तो कहेंगे किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण विद्युत बल उन दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल एक दूसरे के अनुदिश होती है। इसी को कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम बल का गणितीय व्यंजक पूछ देगा तो याद रखिएगा, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखिएगा ये जो है रिवीजन वीडियो है, याद रखिएगा ये हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो ये मत समझिएगा कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, ये सिर्फ हम रिवीजन करा रहे हैं। क्लास का अगर लेक्चर देखना होगा तो डिटेल में आप में जो प्ले लिस्ट है उस प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, उसमें डिटेल रूप में बताया गया। तो यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए ये समझिएगा कि ये रिवीजन है तो थोड़ा सा फास्ट चलता है। विद्युतशीलता, देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को हम लोग विद्युतशीलता बोलते हैं। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है विद्युतशीलता का मान क्या होगा, मात्रक क्या होगा, बीमा क्या होगा। तो याद रखिएगा विद्युतशीलता का मान जो होता है 8.854 × 10⁻²² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कभी इसका बीमीय सूत्र भी पूछ देता है, तो बीमीय सूत्र यहाँ पर है, देखिए m इनवर्स L का पावर -3 T का पावर 4 और A का पावर 2 होता है। ये याद रखिएगा इसका बीमीय सूत्र एप्सिलॉन नॉट का। कभी कभी पूछ देता है पारा वैद्युतांक।
या आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान वायु या निर्वात के लिए कितना होता है। तो वायु या निर्वात के लिए परावैद्युतांक की आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान 1 होता है, धातु के लिए अनंत होता है, जल के लिए 80 होता है और अन्य माध्यम के लिए बाबू 1 से अधिक होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान वायु या निर्वात के लिए 1 है, आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान अन्य माध्यमों के लिए 1 से अधिक होता है, धातुओं के लिए अनंत होता है, जल के लिए 80 होता है। ये सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में हमेशा रिपीट करता है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा। देखिए कभी कभी पूछ देता है 1/ε0 का मान क्या होता है, तो याद रखिएगा 1/ε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। याद रखिएगा पर कूलम स्क्वायर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अब विद्युतशीलता की परिभाषित करना हो, विद्युतशीलता को परिभाषित करना होगा तो कहेंगे किसी माध्यम में स्थित बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला परिणामी बल का मान जिस विद्युत गुण के, हम कहेंगे परिणामी बल का मान या परिणामी माध्यम के जिस विद्युत गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है उस विद्युत गुण को ही हम विद्युतशीलता कहते हैं। यानी कि विद्युतशीलता को अगर हमको रिप्रेजेंट करना होगा तो ε0 यहाँ पर आ जाएगा बाबू 1/4πf हो जाएगा और Q1 Q2 R² हो जाएगा। याद रखिएगा इसी को डेफिनेशन के रूप में है किसी माध्यम में स्थित बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल का परिणाम माध्यम के जिस विद्युत गुण के व्युत्क्रमानुपाती होता है उस विद्युत गुण को ही उस माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युतशीलता का विमेय सूत्र याद रखिएगा m इनवर्स L⁻³ T⁴ A⁴2। देखिए कभी कभी एक कूलम का परिभाषा पूछ देगा, तो एक कूलम का तो परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं, एक कूलम का अलग अलग परिभाषा आप लोग को बताए गए हैं। एक कूलम यानी कि सिंपल, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो चालक में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा 1 कूलम कहलाती है। तो ये भी परिभाषा हम लोग पढ़ें, लेकिन दूसरे रूप में अगर कूलम के नियम के द्वारा अगर परिभाषा पूछे तो यहाँ पर ये भी परिभाषा करेंगे। एक कूलम क्या है तो कहेंगे बाबू एक कूलम वह आवेश है जो वायु या निर्वात में अपने से 1 मीटर की दूरी पर समान परिमाण के आवेश पर लगने वाला बल अगर 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करेगा। याद रखिएगा 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करेगा तो कहेंगे उनके बीच में लगने वाला बल जो होगा मीन्स आवेश जो होगा वो 1 कूलम होगा। याद रखिएगा 1 कूलम का परिभाषा दोनों आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। विद्युत बल जो होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुरूप होता है। क्यों तृतीय नियम के अनुरूप होता है? क्योंकि 2 आवेश होता है बाबू, दोनों आवेश एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं और वह बल बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में होते हैं। तो जैसे आप जानते हैं न्यूटन के तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एवं बराबर प्रतिक्रिया होता है। यानी कि जो जितना आवेश है उतना ही बल लगाएगा। Q1 अगर है तो Q2 पे बल लगाएगा, Q2 जो है वो Q1 पे बल लगाएगा, लेकिन दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में बल लगाते हैं, समान परिमाण के बल लगाते हैं, इसलिए ये न्यूटन के तृतीय नियम के अनुरूप होता है। कूलम बल कैसा बल है तो कहेंगे कूलम बल एक केंद्रीय बल है, क्योंकि Q1 Q2 जो होता है बाबू दोनों एक दूसरे के अनुदिश कार्य करते हैं, इसलिए सेंटर की ओर लगते हैं, इसलिए इसे हम कहेंगे कूलम बल। ये तृतीय मीन्स कहेंगे सेंट्रल बल है, केंद्रीय बल है। कूलम बल न्यूटन का तृतीय नियम का पालन करता है। देखिए पारावैद्युतांक की परिभाषा हम बात करेंगे। पारावैद्युतांक को परिभाषा अगर याद करना हो तो ये फॉर्मूला से याद करिएगा K = FA/Fm। FA का मतलब होता है फोर्स इन एयर और FM का मतलब होता है फोर्स इन एनी मीडियम। फोर्स इन एयर का मतलब वायु या निर्वात में विद्युत बल और FM का मतलब होता है किसी अन्य माध्यम में विद्युत बल। वायु या निर्वात में विद्युत बल और किसी अन्य माध्यम में विद्युत बल के अनुपात को हम पारावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। K को बाबू हम εr से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि K या εr = FA/Fm। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K और εr = बाबू ε/ε0 भी होता है।
यानी कि हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, अगर एप्सिलॉन निकालना होगा तो एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन इंटू के भी लिख सकते हैं। तो ये विद्युतशीलता है। देखिए कूलाम के नियम की सीमाएं की बात करें तो कूलाम के नियम की बहुत सारे सीमाएं हो सकती हैं, जिसमें 4 हम आपको बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले ये बिंदु आवेश के लिए सत्य होता है, यानी कि बिंदु आवेशों पर ही लागू होगा। बिंदु आवेश का मतलब छोटे आवेश के ही लिए लागू होगा कूलाम बल, बड़े आवेश के लिए लागू नहीं होता है। दूसरा चीज कि यह नियम स्थिर आवेशों पर लागू होगा। स्थिर का मतलब कि जब भी कूलाम बल होगा रुके हुए आवेश पर कार्य करेगा, रेस्ट आवेश पर कार्य करेगा, स्थिर आवेश पर कार्य करेगा। तीसरा, यह नियम 10 का पावर -14 मीटर से कम की दूरी पर लागू नहीं होगा, क्योंकि कम दूरी होगा तो वहां पर नाभिकीय बल हो जाएगा, नाभिकीय प्रबल बल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के रूप में हो जाएगा। और बाबू यह नियम मूलतः एक प्रायोगिक नियम है। प्रायोगिक नियम का मतलब होता है कि जो कूलाम थे वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने लैब में इसका प्रयोग करने के बाद जो उन्हें निष्कर्ष मिला, निष्कर्ष के रूप में बताएं, उसी को कूलाम का नियम कहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कूलाम का नियम एक प्रायोगिक नियम है। चलिए हम बात करते हैं, ये तो विद्युत आवेश का हम लोग रिवीजन किए। अब विद्युत क्षेत्र का रिवीजन करेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर में विद्युत आवेश है, विद्युत क्षेत्र है और गॉस का नियम है। तो तीनों टॉपिक को कवर करेंगे, इसलिए ध्यान से समझिए। इसमें आप बल के अध्यारोपण भी देखिएगा, बल का अध्यारोपण क्या होता है। तो कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है, याद रखिएगा। कहेंगे किसी दिए गए आवेश के चारों ओर स्थित बहुत से आवेशों के कारण लगने वाले कुल बल का मान आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात हम कहेंगे F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। इस तरह से ये अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। जैसे हम लोग गेम खेलते हैं कौआ उड़ गधा उड़, तो उसमें जो गधा उड़ा देता है तो सब लोग मिल करके उस पर बल लगाते हैं। तो वही सेम केस यहाँ पर भी है कि कोई आवेश है, इसके चारों ओर स्थित बहुत सारे आवेश हैं, सब आवेश पारापारी क्या करते हैं, इस पर बल लगाते हैं। तो सभी बलों के जो सदिश योग होता है, उन सदिश योग को ही बल का अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो चलिए हम विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो किसी आवेशित पिंड के चारों ओर का क्षेत्र, किसी आवेशित पिंड के चारों ओर का क्षेत्र या स्थान जहां तक उसका प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उस क्षेत्र को ही हम विद्युत क्षेत्र कह देते हैं। याद रखिएगा, कोई आवेश है प्लस Q आवेश है, तो इस Q आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं बाबू? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करने के लिए ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, E वेक्टर बराबर F वेक्टर बाई Q, यानी कि एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। याद रखिएगा, एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्योंकि ये वेक्टर का साइन दिया हुआ है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। याद रखिएगा, यह कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक बाबू F का न्यूटन होता है और Q का कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम होता है। इसका विमीय सूत्र की बात करें, mLT का पावर -3 A इनवर्स होता है। याद रखिए विमीय सूत्र क्या होता है? mLT का पावर -3 A इनवर्स होता है। अगर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछ दें तो हम कहेंगे E = 1/4πε0 इंटू Q/r²। याद रखिएगा, बिंदु आवेश के कारण पूछ देगा तो कहेंगे E = 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बिंदु आवेश के कारण। यानी कि देखिए E और R एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दूरी बढ़ती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, अगर दूरी घटेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे बाबू बल के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़े हैं, उसी तरह से विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत है। हम कहेंगे अनेक विद्युत आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होती है। अर्थात E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। कहने का मतलब यह है कि कोई दिया गया आवेश है, इस आवेश के चारों ओर स्थित बहुत सारे आवेश हैं, सभी आवेश
क्या करेंगे, अब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे इस आवेश पर, तो इन सभी विद्युत क्षेत्र के सदिशों को ही हम विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण। विद्युत क्षेत्र रेखा के सबसे पहला गुण जो होता है, विद्युत बल रेखाएं किसी धनात्मक आवेश से परे तथा ऋणात्मक आवेश की तरफ होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम कहेंगे कि जो धनात्मक आवेश होता है ये बाहर की ओर होती है, परे का मतलब होता है बाबू दूर ना। ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बाहर की ओर होती हैं, धनात्मक होती हैं, और ऋणात्मक जो होता है, ऋणात्मक की बात करेंगे, ये ऋणात्मक की तरफ होती है, ऋणात्मक की तरफ होती है। इसका मतलब होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसके अंदर की ओर होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इसके अंदर की ओर होती है, ऋणात्मक है, और ये धनात्मक है, इसकी दिशा जो होती है बाहर की ओर होती है। सबसे पहला गुण, कोई भी दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। आप देख सकते हैं ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं अलग अलग दिशा में जा रही हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। सपोज दैट दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी तो इनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, और जब दो स्पर्श रेखाएं होंगी तो ये दो दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, दो दिशा को प्रदर्शित करेगा, जो कि असंभव है। तो यहाँ पे कभी कभी 2 नंबर में पूछ देता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, समझाएं क्यों। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी जो कि दो दिशा को प्रदर्शित करेंगी, जो कि यह असंभव है, याद रखिएगा। और समरूप विद्युत क्षेत्र इसको बोलते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र। ये समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब समान रूप से जब विद्युत क्षेत्र होता है तो उसे हम समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और समरूप विद्युत क्षेत्र हमेशा एक दूसरे के समानांतर होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का महत्व क्या, आखिर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्यों पढ़ते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का महत्व यह है कि इसे हम परिणामी बल ज्ञात कर सकते हैं। क्यों परिणामी बल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई वेक्टर बराबर ए वेक्टर बाई क्यू है। अगर बाबू ए वेक्टर निकालना होगा तो क्यू इंटू ई वेक्टर कर सकते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र के द्वारा हम परिणामी बल ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण। अब विद्युत आवेश के हम सतत वितरण आवेश के कारण पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए आवेश जो होता है वो एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय वितरित हो सकता है। एक विमीय जब वितरित होता है तो उसे रेखीय आवेश घनत्व, द्विविमीय वितरित होता है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, और त्रिविमीय वितरित होता है तो उसे हम आयतनिक आवेश घनत्व के नाम से जानते हैं। तो हम एक एक करके जानेंगे। ये रेखीय आवेश घनत्व होता है। रेखीय आवेश घनत्व किसे कहेंगे, कहेंगे जब आवेश का वितरण किसी रेखा पर हो, किसी वक्र पर हो, तब प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से सूचित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है Q/L। ये इसका एसआई मात्रक होता है कूलम मीटर, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई का होता है मीटर, तो कूलम पर मीटर होता है। यह एक अदिश राशि है, क्यों, क्योंकि आवेश भी अदिश और लंबाई भी अदिश, तो यह एक अदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र की बात करेंगे बाबू तो ATL का पावर -1, क्यों, क्योंकि आवेश का AT होता है और लंबाई का L होता है, तो ATL का पावर -1 होता है। और बात करेंगे किसी वल्ले पर रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा, तो वल्ले का मतलब होता है बाबू इसका पूरा लंबाई, ये पूरा इसके लंबाई जो होता है वो 2πr होता है। क्या होता है, 2πr, तो Q/2πr होगा। तो किसी बल्ले पर रेखीय आवेश घनत्व हम करेंगे Q/2πr। अब हम बात करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व का। याद रखिएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व देख लीजिए, पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करते हैं तो जैसे रेखीय आवेश घनत्व पढ़े हैं उसी तरह से पृष्ठीय आवेश घनत्व भी है। हम कहेंगे बाबू जब आवेश का वितरण किसी समतल पृष्ठ पर हो तब उस पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का वितरण को ही हम पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम लोग सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है Q/A। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A, और इसका एसआई मात्रक हम कहेंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या कहेंगे, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और यह भी एक अदिश राशि है, क्योंकि आवेश भी अदिश और ये क्षेत्रफल भी अदिश, इसलिए अदिश राशि है। और इसका
जो गोले की अगर हम बात करते हैं, किसी गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करेंगे तो आवेश तो ऊपर रहेगा ही, एरिया जो होता है बाबू गोले का 4πr²। तो याद रखिएगा सेम है, जैसे रेखीय आवेश घनत्व पढ़े उसी तरह से पृष्ठीय, उसी तरह से आयतनिक घनत्व है। ये दो बीमा है, इसके पहले एक बीमा, अब त्रिबीमा की बात करते हैं, आयतनिक आवेश घनत्व। तो आयतनिक आवेश घनत्व का मतलब होता है कि जब आवेश का वितरण किसी आयतन में हो, ना किसी गोले में हो, किसी आयतन में हो, तो प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश की मात्रा को हम आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। आवेश के आयतन घनत्व को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, अर्थात रो बराबर क्यू बाई भी होता है, रो बराबर क्यू बाई भी होता है, और इसका एसआई मात्रा कूलम पर मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? कूलम पर मीटर क्यूब होता है। यह भी एक अदिश राशि, क्योंकि आवेश और आयतन दोनों अदिश राशि। और किसी गोले का अगर हम आयतनिक आवेश घनत्व की बात करें तो बाबू होता है 3q/4πr²। याद रखिएगा 3q/4πr²। इसका विमीय सूत्र की बात करेंगे तो ATL का पावर -3, और यहाँ पर ATL का पावर -3, सिर्फ लंबाई इंक्रीज हो जाएगा। एक बीमा होगा तो L का पावर -1, दो बीमा होगा तो L का पावर -2, तीन बीमा होगा तो L का पावर -3। अगर 1 है तो रेखीय को रिप्रेजेंट करता है, 2 है तो पृष्ठीय को रिप्रेजेंट करता है, 3 है तो आयतनिक को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं बाबू विद्युत द्विध्रुव। ये सब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिएगा कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं, ये रिवीजन करा रहे हैं। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम हम लोग को टॉपिक को कवर करना होता है, इसी को रिवीजन बोलते हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो कुछ दूरी पर पृथक किए गए दो समान परिमाण के आवेश के युग्म को ही हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कुछ दूरी पर पृथक किए गए दो समान परिमाण, लेकिन उनकी नेचर जो होना चाहिए, प्रकृति क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। यानी कि एक +q और दूसरा का क्या होना चाहिए? -q। दोनों एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ दे तो कहेंगे बाबू विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में कि विद्युत द्विध्रुव की कोई एक आवेश एवं उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कोई एक आवेश एवं उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह देते हैं। इसे P वेक्टर से सूचित करते हैं। ये वेक्टर का साइन बता रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? एक सदिश राशि। याद रखिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रा Q का होता है कूलाम, और लंबाई का होता है मीटर, कूलाम मीटर होता है। याद रखिए क्या होता है? कूलाम मीटर होता है। अब बात करते हैं इसका विमीय सूत्र, तो कूलाम का AT होता है बाबू, लंबाई का L, तो हम विमीय सूत्र ATL कहेंगे। याद रखिएगा द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा की बात करें तो ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। याद रखिएगा समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर परिणामी बल जो होता है वो 0 होता है। याद रखिएगा अगर समरूप विद्युत क्षेत्र में अगर हम परिणामी इसमें अगर द्विध्रुव को रख देते हैं, -q और +q को रख देते हैं, तो इसमें परिणामी बल जो होता है वो 0 होता है। डिटेल वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण का जो विमीय सीजीएस मात्रक होता है वो डे बाई होता है, ये सीजीएस मात्रक है, और एक डे बाई का वैल्यू होता है 3.33 × 10⁻30 कूलम मीटर होता है। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये सीजीएस मात्रक डे बाई था, जिसका वैल्यू ये बताया। अब बात करते हैं बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का सिंपल अगर आपको डेफिनेशन याद करना हो तो कहेंगे कि ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा, तो परिभाषा भी आप लिख सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के गुणनफल को विद्युत बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण को टाउ वेक्टर से डिनोट करते हैं। टाउ वेक्टर बराबर होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। याद रखिएगा बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। अगर क्रॉस और वेक्टर का साइन हटाते हैं बाबू तो साइन आता है, तो टाउ बराबर P sin थीटा, ये भी है। मैक्सिमम बल आघूर्ण कभी पूछ देता है तो बाबू थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे, तो टाउ बराबर हो जाएगा क्या? PE हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। याद रखिएगा।
और मिनिमम अगर साइन जीरो रख देते हैं तो जीरो हो जाएगा, टी बराबर टाउ बराबर जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा बल आघूर्ण कौन सा राशि है, सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इस पे वेक्टर का साइन लगा है। तो ये मत समझिए कि वेक्टर का साइन लगता है तो सब सदिशे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो लोग टोपी पहन लेता है दूल्हा का तो उसे हम दूल्हा ही कहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है आजकल बारात में भी लोग टोपी पहन करके जा रहे हैं तो सब टोपी पहनने वाला दूल्हा नहीं हो जाता है। इसलिए कुछ केसेस होते हैं कि कब वो सदिश है कब अदिश है। तो ये सदिश अदिश वाला चैप्टर जब आपको पढ़ने को मिलेगा तो वहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं बाबू गॉस, तीसरा टॉपिक है पहला चैप्टर में गॉस का नियम। गॉस के नियम से संबंधित जो भी मेन टॉपिक है वो आपको यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसको बढ़िया से देख नहीं पाते हैं और बाद में कहते हैं हमको प्रॉब्लम होगी। तो आप क्लास रेगुलर करिएगा नहीं, ऑनलाइन वीडियो पूरा देखिएगा नहीं, और रिवीजन क्लास का भी अगर पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो, हम लोग कम समय में अधिक टॉपिक को कवर करना है। इसलिए बिना कुछ बोले आप यहाँ पे देखिए विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो बाबू याद रखिएगा किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को ही किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को ही लंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई से सूचित करते हैं। फाई बराबर ईडीएस कॉस थीटा या फाई बराबर ईएस कॉस थीटा। याद रखिएगा फाई बराबर ईएस कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा कर लेते हैं ना। ई ए कॉस थीटा करिए चाहे ई एस कॉस थीटा का, ए का मतलब एरिया होता है और एस का भी मतलब एरिया होता है। तो ये कॉस थीटा आप याद रखिएगा। और जहाँ कॉस लग जाता है तो समझिए कि वो अदिश राशि, अदिश को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो दो मात्रक याद रखिएगा, कभी कभी दोनों पूछता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या फिर हम कहेंगे वोल्ट मीटर। याद रखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर होता है, याद रखिए। विद्युत फ्लक्स का अगर विमीय सूत्र की बात करें तो ml का पावर 3 t का पावर -3 और a का पावर -1 होता है। तो ये हमारा विद्युत फ्लक्स था। अब बात करते हैं बाबू गॉस का नियम। गॉस का नियम को ही गॉस का प्रमेय के भी नाम से जानते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गॉस का नियम और गॉस का प्रमेय अलग अलग है, लेकिन नहीं, गॉस का नियम और गॉस का प्रमेय दोनों एक ही हैं। इसलिए इसे आप याद रखिएगा और डेफिनेशन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो गॉस के नियम के अनुसार मुक्त आकाश के किसी बंद पृष्ठ में कुल विद्युत फ्लक्स फाई का मान उस पृष्ठ में कुल आवेश स्मॉल q के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। अर्थात हम कहेंगे फाई बराबर q/ε0। याद रखिएगा फाई बराबर क्या होता है? q/ε0। किसी बंद पृष्ठ में स्थित कुल विद्युत फ्लक्स फाई का मान उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश स्मॉल q के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। इसे फाई से डिनोट करते हैं, फाई बराबर q/ε0। ठीक है। गॉसीय पृष्ठ किसे कहते हैं? तो आवेश के चारों ओर स्थित पृष्ठ को ही हम गॉसीय पृष्ठ कह देते हैं। सिंपल हम बोलते हैं ना, आवेश के चारों ओर स्थित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वह विद्युत क्षेत्र ही गॉसीय पृष्ठ के रूप में होता है। इसमें हम गॉस के नियम में गॉसीय पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के ही भाग को गॉसीय पृष्ठ के रूप में जानते हैं। यानी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह काल्पनिक गोला, वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके अब सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान हो, उस पृष्ठ को ही हम क्या कहते हैं? गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। और देखिए किसी बंद पृष्ठ में विद्युत फ्लक्स शून्य है। इसका तात्पर्य यह है कि विद्युत फ्लक्स पृष्ठ से बाहर निकलने वाली संख्या और बाहर से विद्युत फ्लक्स अंदर जाने वाली संख्या जब बराबर हो जाता है तो वहाँ पर विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। क्योंकि किसी बिंदु से विद्युत फ्लक्स बाहर जाता है तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाता है, और बाहर से जब अंदर आता है तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहलाता है। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो उनका विद्युत फ्लक्स 0 हो जाता है।
देखिए गॉसी पृष्ठ का महत्व तो क्या होता है, आखिर गॉसी पृष्ठ क्यों पढ़ते हैं? तो गॉसी पृष्ठ जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में की जाती है। याद रखिएगा, गॉसी पृष्ठ के सिद्धांत से सममित आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में सहायता मिलती है। सिंपल याद रखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गॉसी पृष्ठ का उपयोग किया जाता है। धातु कवच का पर्यवेक्षक का कार्य करता है। धातु कवच पर्यवेक्षक का कार्य का मतलब होता है, घरों पे आप देखे होंगे त्रिशूल लगा हुआ रहता है, वह यह क्या करता है बाबू कि जब बिजली गिरने वाली होती है, जब बिजली गिरने वाली होती है तो अपना जो बिजली होती है इसी के ऊपर सबसे पहले आकर के गिरती है, और यह जो होता है वो पिलर में लगाया जाता है ताकि वो पिलर जो होता है नीचे से अर्थ से ऊपर जाती है, और वो जैसे ही गिरती है इस पे बिजली, वो क्या होता है कि अर्थ में चला जाता है, जिससे कि इसके जो मकान होते हैं वो मकान बच जाते हैं। यही धातु कवच के रूप में कार्य करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र होता है इसके अंदर जो होता है वो शून्य होता है, क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र बाह्य पृष्ठ पर ही आकर समाप्त हो जाता है, इसीलिए इसे धातु कवच के रूप में जाने जाते हैं। चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण सूत्र। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय, निरक्षीय या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अगर ज्ञात करना होगा तो हम ये याद रखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। तो अक्षीय स्थिति में बाबू E = 1/4πε0 2p/r³ होता है। ये कब होता है? जब r का मान l से बहुत बड़ा होगा, तब E = अक्षीय स्थिति में 1/4πε0 2p/r³। यदि r का मान l से बहुत बड़ा होगा तब निरक्षीय स्थिति में तो 2 हटा देंगे, सिर्फ p/r³ हो जाएगा, यानी कि E = 1/4πε0 × p/r³ हो जाएगा। अगर हम किसी भी बिंदु पर बात करें तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण E = 1/4πε0 2p/r³ अंडर रूट होता है बाबू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। याद रखिएगा, ये होता है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना, ये p/r³, इसे आप याद रखिएगा p/r³। अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो E = 1/4πε0 × 2λ/r होता है। याद रखिएगा, अनंत लंबाई के कारण, इसमें बहुत सारे आवेश हैं, इस अनंत लंबाई के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा E = 1/4πε0 × 2λ/r होगा। और समतल चद्दर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछें तो हम कहेंगे E = σ/2ε0 होता है ना। और एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसके पृष्ठ पर मैक्सिमम होता है ना, और यहाँ पर जो होता है न्यूनतम होता है, यानी कि मिनिमम होता है। न्यूनतम यहाँ पर दूर जाते हैं, पृष्ठ पर जाते हैं तो मैक्सिमम, अंदर जाते हैं तो जीरो। याद रखिएगा, यहाँ पे जीरो होता है, पृष्ठ पर मैक्सिमम होता है, और जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटते जाती है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बात करते हैं, किसी आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र अधिकतम होता है, कोश के बाहर जैसे जैसे दूर जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटते जाती है। जब किसी बंद पृष्ठ में से विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक हो तब वह विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक आवेश होगा। यानी कि देखिए, फाई = हम लोग पढ़ें Q/ε0। अगर बाबू अगर ये ऋणात्मक है मतलब ये ऋणात्मक है, अगर ये धनात्मक है तो ये आवेश धनात्मक होगा। कोई भी एक दूसरे को धनात्मक ऋणात्मक कर सकता है। अगर आवेश धनात्मक होगा तो विद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा, आवेश ऋणात्मक होगा तो विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होगा। अगर ये ऋणात्मक होगा तो आवेश भी ऋणात्मक होगा, अगर ये धनात्मक होगा तो आवेश भी धनात्मक होगा। देखिए, आवेश जो होता है, कूलाम का नियम और गाउस का नियम एक दूसरे के पूरक हैं। इसका मतलब यह है कि कूलाम के नियम से गाउस के नियम को हम साबित कर सकते हैं, और गाउस के नियम से कूलाम के नियम को भी साबित कर सकते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं एक दूसरे के पूरक होना। और आवेश के अनंत समतल चद्दर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रेक्षण बिंदु से दूरी पर निर्भर नहीं करती है, दूरी से स्वतंत्र होती है। क्यों दूरी से स्वतंत्र होती है? क्योंकि E बराबर होता है σ/2ε0। मतलब यहाँ पर दूरी है नहीं, जब दूरी नहीं होगा तो ये दूरी से स्वतंत्र होता है।
इसलिए E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूरी 2 गुना कर दें 3 गुना कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए गॉसियन पृष्ठ का उपयोग उन स्थितियों में उन आवेश निकाय आवेशित पिंडों के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करने में किया जाता है जहां पर कूलाम का नियम लागू करना कठिन होता है। जैसे मान लेते हैं चाकू से सब्जी हम लोग काट लेते हैं, लेकिन तलवार से सब्जी काटना हो तो कठिन होता है। उसी तरह से जहाँ पे कूलाम का नियम लागू करना कठिन होता है वहाँ पर हम गाउस के नियम लागू करके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। और जब विद्युत बल रेखाएं किसी बंद पृष्ठ से बाहर जाएंगी तो धनात्मक विद्युत फ्लक्स, अब बाहर से जब अंदर आएगी तो ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये रिवीजन क्लासेज आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह से वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।